गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू दिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विथ द चैप्टर ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, प्रिंटेड बुक में पेज नंबर 143, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि लेटर्स का चैप्टर बाकी रखता हूं। हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा जंप मार करके हम लोग सीधा आ गए थे टू चैप्टर नंबर 10। तो आपको एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं। अगर आप इंडेक्स चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने लाइन से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। 6 से लेके 9 चैप्टर तक पेंडिंग रखा है और फिर उसके बाद में 10th चैप्टर स्टार्ट किया है और वो 10th चैप्टर पेज नंबर 143 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया था। वी स्टार्टेड विद डिविडेंड। इंटरेस्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। हमने डिविडेंड से स्टार्ट किया था, डिविडेंड का इंट्रोडक्शन, डिविडेंड का मीनिंग और डिविडेंड के फीचर्स बताए थे। अब क्विक रिव्यू दे देता हूं। इस क्विक रिव्यू में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है, शेयर होल्डर शेयर्स परचेज करके कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करता है। अब उसने जो कैपिटल कंपनी को प्रोवाइड किया, उस कैपिटल से कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट करती है और प्रॉफिट कमाती है। जाहिर बात है, कंपनी ने ये जो प्रॉफिट कमाया है किसकी वजह से कमाया है? सर, कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया है बिकॉज ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर। जाहिर बात है, शेयर होल्डर को इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ये जो प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर को हिस्सा देती है, दैट इज डिविडेंड। मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या है? मीनिंग आई टोल्ड यू कि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is given to the shareholder for providing capital to the company. डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। शेयर होल्डर को वो क्यों देती है? ये प्रॉफिट का हिस्सा फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, यानी कि उसने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया है। दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल देता है और उसके रिटर्न में कंपनी उसको डिविडेंड पे करती है। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द रिटर्न्स दैट इज गिवन टू द शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कंपनी ने उसे रिटर्न्स के रूप में या कंपनी ने उसको इनकम के रूप में डिविडेंड दिया है। ये मीनिंग ऑफ डिविडेंड हुआ। उसके बाद में मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे। फीचर्स में मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद में पे किया जाता है। नंबर 1, इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंपनी डिविडेंड कहां से पे करती है? प्रॉफिट में से पे करती है, कैपिटल में से कभी भी पे नहीं करेगी। नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में दिया जाता है ऑफ द फेस वैल्यू। ये रेट ऑफ डिविडेंड कौन तय करता है? सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर उसका अप्रूवल करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इससे कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है। इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। एंड फाइनली, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है एनुअल जनरल मीटिंग में तो उसके 30 दिन के अंदर सभी को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए। ये फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। अब आज उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ये जो है दैट इज लीगल प्रोविजन। ये आपको कहां मिलेगा? सर, दिस लीगल प्रोविजन विल बी अवेलेबल ऑन पेज नंबर 145। पेज 145 पर आपको ये मिलेगा।
सो लीगल प्रोविजन यानी कि कानूनी नियम फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 4 नियम है जिनका आपको ख्याल रखना है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला लीगल प्रोविजन है बोर्ड मीटिंग। सी कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहला काम है बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दे विल डिसाइड द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी रिकमेंडेड एक बात ध्यान में रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुझाव देंगे कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन बातों का ख्याल रखते हुए डायरेक्टर्स तय करेंगे कि वो कितना रेट ऑफ डिविडेंड का सुझाव देंगे कि भाई कंपनी के हालात देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाई 23% डिविडेंड देना चाहिए या 27% डिविडेंड देना चाहिए, 45% रेकमेंड करेंगे, सुझाव देंगे। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर वो लोग तय करेंगे कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड रेकमेंड किया जाना चाहिए। साथ साथ में इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर वे लोग एनुअल जनरल मीटिंग कब रखनी है उसका भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि अंतिम फैसला जो है वो बोर्ड मीटिंग में नहीं होगा। अंतिम फैसला डिविडेंड डिक्लेयर करने का कब लिया जाएगा? इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। सो नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय कर लिया कि भाई कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रेकमेंड करना है सर 27%, और एजीएम का डेट भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई एजीएम कब रखना है। सर एजीएम जो है वो हम लोग रख लेते हैं ऑन 25 अगस्त। 25 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आएंगे। शेयर होल्डर के सामने डायरेक्टर्स सजेशन रखेंगे और सजेशन के ऊपर शेयर होल्डर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि डायरेक्टर्स ने 27% का रेट रेकमेंड किया है। शेयर होल्डर उसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे उस वक्त शेयर होल्डर अगर चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। यानी कि शेयर होल्डर यदि चाहे तो रेट ऑफ डिविडेंड को कम किया जा सकता है मगर बढ़ाया नहीं जा सकता। शेयर होल्डर डिस्कशन करेंगे, there will be discussion in the annual general meeting and it will be approved by passing an ordinary resolution। शेयर होल्डर चर्चा करेंगे इस रेट के ऊपर। चर्चा करने के बाद इसको अप्रूव करने के लिए या मंजूरी देने के लिए क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जो 51% वोट्स से पास किया जाता है। इट इज पास्ड बाय 51% वोट्स। 51% वोट यदि इसके फेवर में है तो ये पास हो जाएगा। 27% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है उस तारीख को हम कहते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और इसी तारीख से 30 दिन के अंदर सभी शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए।
बट मिलेगा तो तब ना जब कंपनी ये डिविडेंड का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। दिस मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। कितने दिन में सर? विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया उस तारीख से 5 दिन के अंदर कंपनी जो डिविडेंड देने का पैसा है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी को ओपन करना पड़ेगा किसी शेड्यूल्ड बैंक में। शेड्यूल्ड यानी कि नेशनलाइज बैंक है जो आरबीआई के शेड्यूल 2 के अनुसार रिकॉग्नाइज्ड बैंक है। किसी आलू चालू बैंक में आप ये पैसा, कोऑपरेटिव बैंक में आप ये पैसा नहीं रख सकते, प्राइवेट बैंक में आप ये पैसा नहीं रख सकते, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट बैंक बैंकरप्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। एंड देयरफॉर ये डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक में ओपन करना पड़ेगा, दैट इज ए नेशनलाइज्ड बैंक। और फिर इस अकाउंट में से सभी शेयर होल्डर को जो चेक इशू किए गए हैं अकॉर्डिंगली उनके डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। लास्ट नंबर 4 नियम आता है प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, कि भाई कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड पे नहीं कर सकती। सर डिविडेंड तो सभी कंपनी पे कर सकती है, हाँ, लेकिन कुछ कंपनियां अगर डिफॉल्टर है तो फिर वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं कर सकती। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट के ऊपर उधार पे पैसा लिया है या अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके they have borrowed, मतलब कंपनी ने क्या तो डिपॉजिट के रूप में बोरो किया है या अगर कंपनी ने डिबेंचर्स के रूप में बोरो किया है और बोरो करने के बाद अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, किसमें डिफॉल्ट करती है? कंपनी डिफॉल्ट करती है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी डिपॉजिटर को या डिवेंचर होल्डर को समय पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है या अगर कंपनी समय पर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करती है तो फिर उस कंपनी को डिफॉल्टर कंपनी माना जाएगा। और डिफॉल्टर कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है नॉट अलाउड। प्रोहिबिशन मींस नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड। जो भी डिफॉल्टर कंपनी होगी जिसने अपने डिपॉजिटर को समय पर ब्याज नहीं दिया है या जिसने डिपॉजिटर को मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट रिपे नहीं किया है, डिबेंचर होल्डर को ब्याज नहीं दिया है या अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन सही समय पर नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी इज नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड। दैट इज लीगल प्रोविजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कहां मिलेगा? यू विल गेट इट ऑन पेज नंबर 145 और थोड़ा सा है ऑन 146। ओके, अब इसके बाद में आते हैं टू अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इसको का एक काम करता हूं, इसको ऊपर ले करके जाता हूं और फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स।
अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड पेज नंबर 146 पर है। लीगल प्रोविजंस यानी कि कानूनी नियम क्या है अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड के लिए। पेज नंबर आपको बता देता हूं, ये पेज नंबर मिलेगा 146 एंड 147। सबसे पहले तो ये समझे कि अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मीनिंग हम जानते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है। अनपेड किसे कहते हैं उसको जरा सा समझे। अनपेड डिविडेंड वो होता है जो कंपनी ने डिक्लेयर तो किया है मगर शेयर होल्डर को दिया नहीं है। मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है लेकिन उसने शेयर होल्डर को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शेयर होल्डर के शेयर्स किसी प्रकार के डिस्प्यूट में या झगड़े में हो सकते हैं। पिताजी के नाम से शेयर्स थे, पिताजी की डेथ हो गई, अब दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं कि शेयर्स किसको मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये शेयर्स डिस्प्यूट में है इसलिए कंपनी ने डिविडेंड देने से इनकार कर दिया कि जब ये डिस्प्यूट सेटल होगा तब हम डिविडेंड पे करेंगे। शेयर्स हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से जॉइंटली हो सकते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ का कोर्ट में डाइवोर्स का मामला चल रहा है। हस्बैंड बोलता है डिविडेंड मेरे को मिलना चाहिए, वाइफ बोलता है मेरे को मिलना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड देने से मना कर दिया कि आपका मामला या मैटर जब सॉर्ट आउट होगा तब हम आपको डिविडेंड पे करेंगे। तो अनपेड डिविडेंड जो है इट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन शेयर होल्डर को ये दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? मैंने आपसे कहा ना, डिस्प्यूट में हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच द कंपनी डिड नॉट पे, कि भाई आपका जब मामला सेटल होगा तब हम ये पे करेंगे। तो सर अनक्लेम्ड क्या होता है? अनक्लेम्ड वो होता है जिसमें कंपनी ने डिविडेंड दे तो दिया है मगर शेयर होल्डर ने नहीं लिया। सर लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो शेयर होल्डर ने क्यों नहीं लिया? अरे शेयर होल्डर ने डिविडेंड लेने के लिए डिविडेंड का चेक बैंक में तो जमा कराना पड़ेगा। शेयर होल्डर फॉरेन कंट्री गया हुआ है, 3 महीने के बाद में आएगा तो वो चेक बैंक में जमा कौन कराएगा? घर पे कोई भी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है पोस्टमैन डिविडेंड के चेक का डिलीवरी किसी गलत बिल्डिंग में गलत डब्बे में डाल के गया, शेयर होल्डर को वो चेक मिला ही नहीं तो वो डिपॉजिट कैसे करेगा? एनीथिंग कुड हैपन। यहां पर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है मगर शेयर होल्डर ने नहीं लिया है। इट इज पेड बाय कंपनी but not claimed by shareholder। कंपनी ने पे कर दिया है लेकिन शेयर होल्डर ने ये डिविडेंड नहीं लिया। अब नियम क्या होता है कि अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड कब होता है? सर जिस तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना एन्युअल जनरल मीटिंग में, उस तारीख से 30 दिन के अंदर सभी को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए। सो मैं इधर लिख देता हूं एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं। अभी अभी आपको बताया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है।
जिस तारीख को ये रेजोल्यूशन पास किया उसको हम कहते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस तारीख को रेजोल्यूशन एजीएम में पास हुआ उस तारीख को हम डेट ऑफ डिक्लेरेशन कहते हैं। और जिस तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस तारीख से 30 दिन के अंदर सभी को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए। सो इस डेट ऑफ डिक्लेरेशन से डिविडेंड मस्ट be paid within 30 days। डेट ऑफ डिक्लेरेशन, चलो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था, आपको पिछले टॉपिक के अंदर मैंने क्या बताया था कि 25 अगस्त को एजीएम हुआ था। 25 अगस्त से अगर हम काउंट करें तो 30 दिन के अंदर सभी शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए। सो एजीएम की तारीख 25 अगस्त बराबर, ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। इस तारीख से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर यानी के बाय 24 सितंबर, 24 सितंबर तक 30 दिन के अंदर सभी शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड मिल जाना चाहिए। 30 दिन के बाद वो जो सेपरेट बैंक अकाउंट है ना जिसमें डिविडेंड के पैसे ट्रांसफर किए थे, सेक्रेटरी चेक करेगा। 30 दिन के बाद उसमें जो भी पैसा बच गया है दैट इज अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो भी पैसा बच गया उस अकाउंट में, दैट इज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब ये जो अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है, भाई मान लो कंपनी ने 7.5 करोड़ का डिविडेंड का पेमेंट था जो कि सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, सबको डिविडेंड के चेक भिजवा दिए, सबने 30 दिन के अंदर डिपॉजिट किया और कंपनी के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। 30 दिन के बाद यानी कि 24 सितंबर के बाद सेक्रेटरी ने कंपनी का बैंक अकाउंट चेक किया तो उस बैंक अकाउंट में अभी भी 2,70,000 बच गए। कितने बच गए? 2,70,000। ये 2,70,000 जो 30 दिन के बाद बच जाते हैं दैट इज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है। अब ये 30 दिन हो जाने के बाद जो 2,70,000 बच गए हैं, ध्यान देना, ये विदिन 7 डेज, 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर ये 2,70,000 फिर से जाएंगे इन्हें सेपरेट बैंक अकाउंट। बचा हुआ पैसा जो अनपेड या अनक्लेम्ड है ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। ये सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। शेड्यूल्ड बैंक में, किसी शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी लिमिटेड। अकाउंट का नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी लिमिटेड। इधर कंपनी का नाम आएगा। ये काम 7 दिन में हो जाना चाहिए। कितने दिन में? 7 दिन में। यानी कि 24 सितंबर को 30 दिन खत्म हो रहे हैं। 24 सितंबर से 7 दिन का समय है कंपनी के पास।
यानी कि 25, 24, 27, 28, 29, 30 और 31 सितंबर तक ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे ट्रांसफर करने में डिले होता है, अगर कंपनी 7 दिन में ये पैसा सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती है तो कंपनी को उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी। और पेनल्टी के हिसाब से कंपनी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। 7 दिन के बाद जितने भी दिन की देरी होगी कंपनी को पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 2,70,000 के ऊपर। सर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 12% पर एनम। जितने भी दिन की देरी होगी उसका 12% पर एनम के हिसाब से इस अनपेड अमाउंट के ऊपर ब्याज लगेगा। और ये ब्याज किसको मिलेगा? सर ये ब्याज उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ये 2,70,000 रुपया है, सेपरेट बैंक अकाउंट में 7 दिन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद, ध्यान देना, इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 7 इयर्स। 7 साल तक कंपनी इस पैसे को संभाल के रखेगी। 7 साल के पीरियड में जो भी इसको क्लेम करना चाहता है क्लेम कर सकता है। 7 साल के बाद, दैट इज आफ्टर 7 इयर्स। 7 इयर्स में देख, जिनका भी जो भी डिस्प्यूट वगैरह झगड़ा वगड़ा होगा या बाहर गांव गया हुआ होगा, लौट के आएगा, ये पैसा इस अकाउंट के अंदर है, वहां से क्लेम कर लेगा। 7 साल के बाद सेक्रेटरी फिर इस अकाउंट को चेक करेगा। चेक करने के बाद पता चला कि इसमें अभी भी 7,500 रुपए बच गए हैं। सर ये कौन है जिसका ये पैसा बच गया है? ये 7,500 वाले वो लोग हैं जो हो सकता है परमानेंटली फॉरेन चले गए, कभी लौट के आए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई और पीछे घर पे क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। अब ये 7,500 रुपया 7 साल के बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करेगी इनटू इन्वेस्टर्स एजुकेशन। मैं पूरा नाम लिखता हूं, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अनपेड डिविडेंड इस अकाउंट में जाने के बाद कंपनी 7 साल तक संभाल के रखेगी। 7 साल के बाद में जो भी पैसा बच गया वो पैसा कंपनी ट्रांसफर करेगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इस फंड को कौन मैनेज करता है? सेबी मैनेज करती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्निंग बॉडी है, वो इस फंड को मैनेज करती है। वो इस फंड को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करती है। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके हित को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा से भी यूज करती है। एक बार कंपनी ने ये पैसा इस फंड में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता। सो दिस इज द लीगल प्रोविजन फॉर अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। कहां पे मिलेगा? सर ये मिलेगा ऑन पेज नंबर 146 एंड 147। इसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। शॉर्ट आंसर, ठीक है। बाकी का जो बच गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। इसमें मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड है, इंटरेस्ट है और डिस्टिंक्शन बिटवीन है। तो विल फिनिश ऑफ इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे।
एकदम जरूरी हो तो ही घर के बाहर जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।